अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल पामाल के बारे में। ड्रामा सीरियल पामाल में कुछ ज़्यादा ही रोमांस दिखाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ज़्यादा ही ऐसे सीन्स डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पैमरा क्यों नहीं मना कर रहा, क्यों ये वक्त के साथ साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और क्यों ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और अब मुझे एक सीनियर एक्टर की बात समझ आ रही है जिसमें उन्होंने ये कहा था, अपनी गुफ्तगू में उन्होंने ये बात कही थी कि बाहर से फंडिंग आ रही है और पाकिस्तानी माशरे को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उस पर भी बात करेंगे। ड्रामा सीरियल पामाल का एक सीन ऐसा दिखाया जाता है कि जिसमें शोहर अपनी बीवी को मना करता है कि मेरी इजाज़त के बगैर किसी भी गैर लड़की के साथ ताल्लुक़ ना बनाओ। वो कहती है कि हर वक्त मैं तुम्हारी पाबंदियों में नहीं रह सकती, कि रज़ा ये कहेगा तो करूँगी, रज़ा ये कहेगा तो मैं जाऊँगी, रज़ा कहेगा तो मैं ग्रॉसरी लेकर आऊँगी। मतलब वो अपने शोहर की हर एक जायज़ बात से तंग होती है और आखिरकार जिस बिल्डिंग में वो घर लेकर देता है, फ्लैट लेकर देता है, वहीं पर एक लड़की के साथ वो दोस्ती लगाती है और अपनी शोहर की इजाज़त के बगैर उससे मिलने के लिए जाती है। और उसको ये वो कहती है कि मेरे घर पे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स आएंगे, तुम अपनी कहानियाँ लेकर मेरे पास आना, मैं उनको दिखाऊंगी। अब जब वो उसके घर में एंटर होती है और देखती है कि आगे तो डांस पार्टी चल रही है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते ही जैसे ही वो वापस मुड़ती है तो आगे पुलिस खड़ी होती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कह रही है कहाँ जा रही है? वो कहती है नहीं नहीं मैं तो, वो कहता है मैं सारे इंजी कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं किता, तू कितना है, तू शामिल है। और आपको पता है जब बंदा ऐसी किसी जगह से पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि मैं तो किसी और काम से आया था, मैं तो डिलीवरी बॉय है। वो कहना नहीं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, डिलीवरी तेरी असी करांगे जाके। तो वहाँ से सबा कमर अरेस्ट होती है मतलब, और उनको थाने लेके जाया जाता है। अब रज़ा जो है वो वहाँ पर आते हैं और वो उनको बड़ा गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि मेरी बीवी, वो इतना ज़्यादा पॉजेसिव दिखाया गया है कि उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी किसी के साथ हाथ मिलाए, किसी नामहरम के साथ हंस खेल कर बातें करे, वो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बगैर अकेले बाहर जाए। वो ये सारी बातें वो हैं जो हर एक मर्द को, गैरतमंद जो है मर्द को ये बातें पसंद है और वो चाहता है कि मेरी बीवी मेरी इजाज़त के बगैर कहीं ना जाए, मेरे दोस्तों के साथ मिले मिलाए ना, अपने पुराने कज़न्स के साथ हल्ला गुल्ला ना करे। बिल्कुल ज़ाहिर है आप कौन बर्दाश्त करेगा कि भाई बीवी का जो कज़न है वो बचपन का उसका दोस्त भी और उसके साथ वो बिल्कुल चिपक कर भी बैठे, हाथ भी पकड़े, ये सारी चीज़ें बिल्कुल शोहर को बर्दाश्त नहीं है। अब वो शोहर मना करता है तो क्या होता है जी कि वो शोहर के मना करने के बावजूद उसके घर जाती है और वहाँ से अरेस्ट हो जाती है और फिर शोहर का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो ज़ाहिर है अपनी बीवी को उसके मैके छोड़ आता है, कहता है जा तू अम्मा दिकारी रह, तू उसे काबिल है। लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है और वापस आती है तो अपने शोहर के साथ जप्फी डाल लेती है। अब ये जो जप्फी वाला सीन है ना, लोग कहेंगे कि आप जप्फी का वर्ड यूज़ करें, तो भाई जप्फी है ना, जिस तरह से इंडियन फिल्मों में गाने होते थे, आप पपियाँ जप्फियाँ पाले हम टटटन टटन टटन टटन, अब यही सब कुछ हमारे ड्रामों में दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी पिछले दिनों मैंने बात की थी ड्रामा सीरियल शेर के हवाले से और जितने भी बाकी ड्रामे आए हैं उसमें मैंने दिखाया यार देखो किस तरह से जो है मस्त मलंग में भी कि दानिश तैमूर लड़की के फेस पे हाथ रख के उसे दीवार के साथ लगाता है, उसे बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है। अगर आप अपनी बेटी के साथ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली माँ या किसी बड़े के साथ बैठ के ये ड्रामा देख रहे हैं तो आप वो देखते हुए क्या कहेंगे? हाय अल्लाह बेचारा मदद कर रहा है, नहीं बेचारा ठरक जा रहा है। और यही सीन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कल को कभी भी किसी भी ड्रामे में ये नहीं दिखाया जाता था कि वो बेड पे लेटे हुए ऐसे हाथ करीब लेके जा रहा है बार बार बीवी को टच करने के लिए। तो बहुत सारी, जिस तरह से जुगन काजिम ने कहा कि मेरे बस में हो तो मैं रोमांस फुल दिखाऊं, भाई ये कोई असल में तो नहीं कर रही, ये हम वो रोमांस दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद मियाँ बीवी के दिल में प्यार जागेगा। भाई मियाँ बीवी दे दिल च प्यार मौलाना तारिक जमील साहब दे बयान नाल नहीं पैदा होंदा। वो कहते हैं कि दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे को माफ़ करो, शोहर की इज़्ज़त करो, बीवी की इज़्ज़त करो। उनकी बातें अगर लोगों पर असर नहीं होती तो जप्फियाँ पपियाँ वेख के असर हो जाएगा हैं। और एक केड़ा मतलब ये क्या ऐसा है कि आप ये वल्गैरिटी दिखा कर तो कहें कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी पिछले दिनों नहीं वो हमारे एक एक्टर हैं जाहिद साहब कह रहे थे कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये वो सारे, बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारे क्रिएटर जहन्नमी हैं। ठीक है, और पॉडकास्ट को भी रगड़ा, सारा कुछ रगड़ा, तो खुद जितने भी ये कैरेक्टर्स करें वो सब माफ़ी हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं
कि अगर तुम इस तरह की बातें करते रहोगे तो तुम्हें काम कौन देगा। भाई बातें तो हम करते रहेंगे ना, ये चीज़ें तो हम हाईलाइट करते रहेंगे, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ड्रामे ऐसे बने जिन्हें देखने के बाद फैमिली के साथ आप बैठकर कोई इंजॉय कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है, जिस तरह से हमारे ड्रामों में ये सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जप्पियाँ शप्पियाँ, रोमांस शैंस, ये वो, आपको क्या लगता है ये सब कुछ दिखाना चाहिए? और अगर आप ये बता मुझे कि अगर आपको लगता है कि दिखाने चाहिए, तो क्या आप अपनी ऐसी एक बिल्कुल नादान नासमझ बेटी के साथ बैठ के ये सब देख सकते हैं? और ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती जाएंगी तब भी अपनी बेटी के साथ बैठ के देखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि क्या मगरबी दुनिया की ज़िंदगी है, वहाँ किसी को किसी से परवाह नहीं, आप खुदा की कसम, वहाँ के माँ बाप अपनी बच्चियों को इन कपड़ों में देखकर उनको तकलीफ़ होती है, उनको तकलीफ़ होती है। इंडिया जहाँ आज मलाइका अरोड़ा और बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेस जो कि नंगी जिम से निकलती हैं, 2 छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आती हैं, वहीं पर वो बड़ी बड़ी स्टार्स फिल्म के अलावा पूरे कवर्ड कपड़ों में आकर बैठकर इंटरव्यूज़ दिया करती थी। वहाँ भी ये सब कुछ होता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वो आज इस हाल में पहुँच गई। और हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस जब बाहर जाती हैं तो इसी तरह के कपड़े पहनकर घूम रही होती हैं और कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। खैर, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा ओवरऑल मर्द के हक़ में जा रहा है। ड्रामे की अगर बात करें तो ड्रामा जो है वो मर्द के हक़ में जा रहा है। लिखने वाले ने सोचा था कि ये जो ड्रामा मैं बना रही हूँ, जो एक हमारी राइटर है, उन्होंने ये सोचा था कि ये दिखाने के बाद लोगों को लगेगा कि शोहर जो है कितना वैसा नहीं होना चाहिए बीवियों को। लेकिन बहुत सारी समझदार बीवियाँ जो हैं वो ये कहती हैं कि औरत, इस ड्रामे में जो औरत दिखाई जा रही है वो नाशुक्री दिखाई जा रही है। लिखने वाले ने ये सोच के लिखा था कि मर्द टारगेट होगा, लेकिन देखने वाले ये बता रहे हैं कि बीवी बदतमीज़ भी है। और देखने वालों की ये राय है कमेंट सेक्शन में कि ये नाशुक्री है और ऐसी औरतें अपना घर बर्बाद करती हैं। अब कोशिश ये करेंगे कि राइटर हैं उनसे रब्ता हो और उनसे उनका ये बताएं उनको कि ये सब कुछ आवाम कह रही है, और आवाम इस बारे में जो कहती है वो मेरा ख्याल है उन्हीं के लिए लिखा जाता है, और वो जो पसंद करते हैं, वो जो उनको लगता है वही वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। उम्मीद है कि आप इस पर अपनी राय जो है ना वो ज़रा गौर से समझ कर मुझे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं फिल्म स्टार लैला के बारे में। हाय 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 हाय, मोहब्बतें कहाँ छुप जाती हैं, कहाँ छुप सकती हैं। वो कहते हैं ना, इश्क ते मुश्क कदी नहीं छुपदा, इश्क ते मुश्क कदी नहीं छुपदा, तुसी लख छुपाने दी कोशिश करो, कदे न कदे उदी महक, कदे न कदे उसकी निशानी लोगों को नज़र आई जाती है। फिल्म स्टार लैला का मैंने आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद माह पहले की बात है, मैंने पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो हैं वो मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत कहीं तो बहुत सारी शादियां कर देते हैं, को बहुत सारी शादियां हो जाती हैं, लेकिन क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई थी? तो उन्होंने कहा था हाँ हुई थी। अब वो जो मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, वो निशानियां जो उन्होंने बताई थी, वो मुझे पता चल गई थी कि वो एहसन खान ही है। लेकिन अब उन्होंने इमरान अशरफ के प्रोग्राम में जाकर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो मुज़ाकरात में जो उनकी वो बातें हुई, उससे तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। क्योंकि उन्होंने बताया कि अब आपको क्या लगता है, एक ऐसा लड़का जो बहुत छोटा भी था, उनका हम उम्र भी था, मतलब उनकी एज से मिलता जुलता था। अब निशानियाँ देखें, वो यूके से आया हुआ था, ठीक है। अब यूके से तो एहसन खान ही सिर्फ आए हुए थे, ठीक है, और तो कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो यूके से आकर यहाँ पर शिफ्ट हुआ और उसने काम शुरू किया। और उसके बाद कोई ऐसा और एक्टर नहीं है जो लैला के साथ एकदम उन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट तो सिर्फ एहसन खान ही थे जिन्होंने इनके साथ कैरियर स्टार्ट किया था। और ये सेम बातें बिल्कुल एज इट इज़। मुझे लैला की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अक्सर मैं किसी बड़ी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करता हूँ या उनसे मिलता हूँ, तो किसी और जगह पर उनका और उन्होंने बात कही होती है, किसी और जगह पर कुछ और बोला होता है, किसी और इंटरव्यू में कोई और बयानात होते हैं, और दूसरे इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ और होता है। तो जब मैंने लैला का ये इंटरव्यू देखा मुज़ाकरात में, शो में देखा, तो मुझे 100% ऐसा लगा कि यार सेम वही बातें जो लैला ने मेरे पॉडकास्ट में कही थी, एक बात भी इधर से उधर नहीं थी। तो यार इससे तो ये साबित हुआ कि फिल्म स्टार ऐसी पहली मैंने देखी हैं कि जो बात करती है वो सच करती है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि यार ये लैला जो है उनको लगता है कि वही पोजीशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर है पोजीशन से मुराद के जब इंसान के माँ बाप चले जाएं, बहन भाई चले जाएं, सब चले जाएं, तो फिर घर छीन जाए,
मेहनत से मतलब मेहनत देखें, चाहे वो आपकी नज़र में हो कि ये कौन सी मेहनत है, फिल्मों में काम करना, गानों में मेहनत तो होती है भाई। एक सीन करने के लिए 8-8 घंटे गुजर जाते हैं, ठीक है। पैसे इतने आसान वहाँ भी नहीं कमाए जाते, फिर लोगों की बातें भी होती हैं, फिर उसके साथ साथ जो शोहरत मिलती है, तो शोहरत में चाहने वालों के साथ साथ दुश्मन भी होते हैं, पता नहीं क्या कुछ इन बड़े स्टार्स को बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उससे ख़रीदा हुआ घर वहाँ पे कब्ज़ा हो जाता है, तो फिर इंसान ज़ाहिर है डिप्रेशन का शिकार तो हो जाता है। डिप्रेशन का शिकार होता है तो बड़ी जो है ना तनकीद होती है, ओ यार अब इसको कुछ समझ नहीं आती, अब इसका मूड ऐसा होता है वैसा होता है। भाई उस वक्त से गुजर कर देखो तो पता चले कि तकलीफ़ होती क्या है। कहते हैं ना कि जब कोई तुम्हें अपनी तकलीफ़ सुना रहा हो तो उसे गौर से सुनो, क्योंकि तुम उस वक्त सिर्फ उसे सुन रहे होते हो और वो सुनाते हुए उन तकलीफ़ों से गुजर रहा होता है। और ये हकीकत है, जब कोई आपको अपनी तकलीफ़ सुना रहा होता है तो वो सिर्फ सुना नहीं रहा होता, उसके दिमाग में वो सब कुछ चल रहा होता है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे। तो इसलिए आप भी इस चीज़ का ख्याल किया करें, जब कोई आपको अपना दुख सुनाए तो उसका मजाक ना उड़ाया करें। बहरहाल आपको क्या लगता है कि खूबसूरत आंखों वाला खूबसूरत लड़का, फिल्म स्टार लैला के साथ कौन सा होगा जिसने इनके साथ कैरियर शुरू किया और मोहब्बत? मुझे तो लगता है एहसन खान, सबको लग रहा है, बल्कि हर जगह पर लग रहा है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जब मैंने पॉडकास्ट लगाया था तो उसमें भी लोगों ने कहा था कि फिल्म स्टार लैला के साथ जिनको मोहब्बत हुई थी या इनको जिनसे मोहब्बत हुई थी वो थे एहसन खान। खैर, इनका ब्रेकअप कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके समझने की बात है। उन्होंने कहा कि जब कोई हमारी इंडस्ट्री में ना ऐसे लोग बहुत होते हैं जो एडवाइस बहुत करते हैं, इसके प्यार के चक्कर में पड़ जाओगी, इसके साथ जुड़ी रहोगी, इसके साथ लगी रहोगी, और उनको भी समझाने वाले, अभी तो कैरियर का स्टार्ट है, ये वो सब कुछ, और इसी चक्कर में जो है मोहब्बतें टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पुट्ठे राह लगाते हैं। आपका बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो रहा होता है, आपको बहुत अच्छी जगह आपका कोई किसी के साथ रिलेशन बन जाता है और आपको लगता है कि ज़िंदगी अब बस पुरसुकून होगी, ये बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, तो एक तीसरा बंदा आपको मशवरे देता है और कहता है ओए पागल है, अल्ले तो तू पैसे कमाने, ओए तुम पागल हो, तुम इसके साथ शादी कर रही हो, तुम्हारा हुस्न है, तुम्हारी जवानी है, तुम्हें अभी जीना है, और इसी चक्कर में वो अच्छे रिश्ते, अच्छी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहरहाल इन सारी बातों से, ये जो सारा किस्सा मैंने आपको सुनाया, इससे आप लोगों ने यही सीखना है कि अगर आपको ज़िंदगी में अच्छी जगह पर शादी करने का मौका मिले या किसी के साथ आपका एक रिलेशन बन रहा है, रिलेशन वो नहीं कि तुझे सिर्फ मिलो मिलाओ पपियाँ जफियाँ ये वो, ये नहीं मैं कह रहा, हाँ इस पर मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। मतलब आपको एक अच्छा इंसान मिल रहा है और आपको शादी करने का मौका मिल रहा है और आपको पता है कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, तो कभी थर्ड पार्टी की बात ना सुने, माँ बाप की ज़रूर सुने, अदरवाइज़ लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी महविशात के बारे में। तो महविशात ने क्या कहने हैं। महविशात को भी आए हुए इस इंडस्ट्री में सिर्फ 10 साल हुए हैं, ठीक है, 10-12 साल हुए हैं और उनकी इतनी उम्र नहीं है। भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि हमारी एक्ट्रेसेस की उम्र क्यों नहीं बढ़ती। जिस तरह से हमारी एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है, मीरा जी अभी 30s के अंडर है, ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहती हैं। अच्छा, मीरा जी ये कहती हैं और बाकी भी एक्ट्रेस कहती हैं कि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, बल्कि निशो बेगम कहती हैं कि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, लोग समझते हैं कि मेरी इतनी उम्र नहीं है। निशो जी नाराज़ ना होइएगा, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी एक्ट्रेस ये नहीं कहती कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ या मेरी कोई एज है। तो इसी तरह से महविशात से जब ये सवाल किया, एक उनका पॉडकास्ट आया तो उसमें ये सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि आपको आए हुए 20-25 साल हो गए और आपकी एज भी काफ़ी हो गई है, आप बहुत बड़ी हैं, तो वो कहती हैं कि लोग पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं। मुझे तो अभी इंडस्ट्री में आए हुए टोटल मेरा ख्याल है वो साथ बोलते हैं 10-12 साल, हाँ 10-12 साल ही हुए होंगे, 10-12 साल। अभी ज़रा मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ और आपको बताता हूँ। कहती हैं कि अभी मुझे सिर्फ 10-12 साल हुए होंगे और मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सुपर हिट गए हैं, मैं गिने चुने करती हूँ, साल में एक प्रोजेक्ट करती हूँ। अब साल में एक प्रोजेक्ट करती हैं, इस पर क्या तनकीद होती है वो भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं साल में एक प्रोजेक्ट करती हूँ और वो प्रोजेक्ट इतना हिट जाता है, इतना सुपर हिट होता है कि लोगों को लगता है कि मैं तो पता नहीं कब से हूँ इंडस्ट्री में। 2005 में आपने एक ड्रामा किया था वजूद लारेब 2005 में, ठीक है,
और उसमें फैसल कुरैशी आपके चाचू बने होते हैं और फहद मुस्तफ़ा भी आपके चाचू बने होते हैं ठीक है। और उस वक्त आपकी एज थी तकरीबन 17 साल, ठीक है। 17 साल की एज में आप एंटर होती हैं 2005 में। उस हिसाब से तो आपको वाकई अब 20 साल तो हो गए, ठीक है। और आपकी एज उस हिसाब से देखी जाए तो कितनी बनती है यार, ज़रा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि आप भी थोड़े एक्टिव रहना यार, सिर्फ मैं ही सारा कुछ याद करके आऊँ, ये क्या बात हुई है मी। अच्छा 20 साल तो आपको वाकई हो गए। और फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, ये सब आपके साथ आपके चाचू बनना करते थे, ये वो। अब ये जो ड्रामा था वजूदे लारेब, ये जब आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने ये आई हैं, स्ट्रगल नहीं की, कोशिश नहीं की, स्टार्ट की और कामयाब हो गई, नहीं। इन्होंने बहुत सालों से स्ट्रगल की होगी, पहले इंडस्ट्री में बड़ी कोशिशें की होगी और तब जाकर उनको ये काम मिला होगा। अच्छा अब इस बात पर आ जाते हैं, एज का तो कंफर्म हो गया ना आपको कितनी बनती है, ठीक है। अब इस पर आ जाते हैं कि साल में एक प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं ये साल में एक प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन हर साल नई गाड़ी, हर साल बड़ा घर मेंटेन करना, बाहर जाना, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, स्विट्ज़रलैंड जाना, ये शॉपिंग करने जाना, ये कैसे होता है? जबकि साल में अगर एक प्रोजेक्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर एक फ़िल्म कर लें तो फिल्म का भी 2 करोड़ मिल जाएगा। 10 करोड़ तो किसी को नहीं मिलता, क्योंकि 10 करोड़ में टोटल फिल्म बनती है यहाँ पे। और 10 करोड़ में फिल्म बनने का मतलब ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता होगा। अब जो लास्ट टाइम फिल्म बनी थी लव गुरु, उस पर मेरा ख्याल है 20 करोड़ लगे थे, बताने की बात तो 20 करोड़ है, ठीक है। और उस फिल्म ने पैसे भी अच्छे कमाए होंगे, लेकिन मेरे अंदाजे में वो फिल्म बनी होगी 17 करोड़ 18 करोड़ या फिर 15 करोड़। और वो जो ऊपर खर्चे हुए हैं, इंग्लैंड जाके प्रमोशन करना, अमेरिका कनाडा घूमना फिरना, ये वो, उसको मिलाएं तो 5 करोड़ और लग गया होगा, ठीक है। अब उसमें से भी माहिरा खान को हिट होने के बाद भी कुछ पैसे मिले होंगे, लेकिन उन सारे पैसों को मिलाकर भी इनके जो ट्रिप्स हैं उनको देखा जाए, उनकी लाइफ को देखा जाए तो ये कैसे होता है। तो भाई जी ये तो मैंने ही नहीं आज तक पता लगा कि होंदा किन जाए। अगर साल में बंदा 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए प्रोजेक्ट्स करके, चलो इंस्टा से भी 2-3 करोड़ कमा ले, तो ये सारा कमा कर भी इतना बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन हो सकता है? मेरी समझ तो बाहर है। तुसी बारह लाजमी दसना मैनू कि इसके पीछे की वजह है, ज़रा दसो मैनू की वजह है, ठीक है। थोड़े को यदि की है तो मैनू दसना। अच्छा खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी यासिर हुसैन के बारे में। तो यासिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो है आइटम सॉन्ग जो है ना, आइटम नंबर, वो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है नूरा फातेह का। ਤੁਹਾਨੂੰ भी अच्छा लगता होएगा, ऐसी गल नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी अच्छा लगता होएगा, तुसी भी चुप चुप करके देखते होंगे, ठीक है। आप भी देखते होंगे, मैं नहीं देखता हर बंदा देखता है यार, नूरा फातेह को देखता है, जितने आइटम सॉन्ग होते हैं। लेकिन यासिर नवाज़ की बात, यासिर हुसैन की बात ये है कि यासिर हुसैन जो है वो कैमरे के पीछे तो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं, इवन के एक्ट्रेसेस के बारे में भी ये डिस्कस करते होंगे जब बैठते होंगे, यार बड़ी कमाल चीज़ है, ये वो करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अलग से 2 एक्टर बैठे हों और किसी के बारे में बात ना कर रहे हो। लेकिन वो ये कहते हैं, यासिर हुसैन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है ना इस चीज़ में दिलेर हैं कि ये टीवी पर आकर किसी भी शो में आकर ये बात कर देते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में आइटम नंबर हो तो नूरा फातेह जैसा हो, वरना आइटम नंबर ना हो, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। एक तरफ वो कहते हैं कि अर्तुरुल हमारे पाकिस्तानियों को दिखा कर बड़ा गर्क कर दिया, अर्तुरुल हमारी ना सकाफत है ना हमारा, इसको तो दिखाना ही नहीं चाहिए, टर्किश ये ड्रामा तो लगना ही नहीं चाहिए था, बड़ी मुखालफत की थी इन्होंने। तो उस वक्त भी मैंने कहा था हाँ साड़ी सकाफत है वे, वो जो पंजाबी गाने ड्रामे ये वो जिस तरह के डांस, मतलब जिथे जिथे उन्होंने डांस किए उत्थे उत्थे आज दोबारा फसलां नहीं उगियां। आहो जिस तरह से वो जो पंजाबी फिल्मों के डांस थे ना, वो ऐसे ऐसे डांस थे कि दोबारा फसलें नहीं उगी होंगी। लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं कि अर्तुरुल और उस्मान ये हमारी सकाफत नहीं है। जब आप इस तरह की बात करते हैं और फिर आप दूसरे किसी प्रोग्राम में आकर कहते हैं कि नूरा फातेह का आइटम ये होता है आइटम नंबर, और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी फिल्म में आइटम नंबर हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मुझे ये बताएं क्या हमारी ये सकाफत है? अगर आप नूरा फातेह का आइटम हमारे किसी फिल्म या ड्रामे में डाल दें,
मुझे लगता है आने वाले वक्तों में ड्रामों में भी चलेगा, क्योंकि अगर इस तरह से बिल्कुल खुलकर अगर बात हो रही है ना नूरा फातेह के बारे में, क्योंकि अभी पिछले दिनों फ़िज़ा अली का नहीं आपने देखा कि लोग उनको पसंद करते हैं, लोग इस तरह की बॉडीज़ और ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं डिस्कशन में आ जाएं चैनल्स पर, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। क्योंकि अगर प्रोग्राम्स में ये बातें डिस्कस की जा रही हैं कि नूरा फातेह की बॉडी को डिस्कस किया जा रहा है, और वो ये कहा जा रहा हो कि घरेलू जो, अच्छा एक और हैं डॉक्टर साहब, वो पूछ रहे थे कि अगर एक शौहर की 2 बीवी हैं, एक बीवी की बॉडी जो है वो नूरा फातेह की तरह है और दूसरी की जो है वो नॉर्मल बॉडी है, तो वो दोनों में इंसाफ कैसे करेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे का अपना कैलिबर वो देखें। डॉक्टर अफान की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब पता नहीं कभी आमना सामना हो जाए और उनको ये मेरी बातें बुरी भी लगे, लेकिन बात ये है कि एक बंदे का एक कैलिबर होता है, और कैलिबर के हिसाब से वो एक सवाल ये कर रहे हैं कि भाई दोनों में बीवियों में इंसाफ कैसे आप करेंगे कि अगर आपकी एक बीवी जो है वो नूरा फातेह जैसी और दूसरी, यार ये कोई सवाल है करने वाला। यार बीवी जो है इज़्ज़तदार होनी चाहिए, इज़्ज़तदार होनी चाहिए, शरीफ होनी चाहिए। और देखें जो शराफत है ना वो सब चीज़ों पर कुर्बान हो जाती है। एक शरीफ बीवी, ठीक है, आपकी इज़्ज़त करने वाली बीवी, आपकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल करने वाली बीवी, आप घर से जाते हैं तो आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि पीछे क्या हो रहा होगा, कहाँ गई होगी, किधर होगी, कहाँ नहीं गई। अगर आपको इस फ़िक्र से आप आज़ाद हैं तो आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। अगर आपकी बीवियाँ आपके जाने के बाद आपकी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखती हैं, आपके घर का ख्याल रखती हैं, आपके बच्चों बेटियों की इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं, तो उस औरत पर सब कुर्बान। उस औरत का आपके साथ रिश्ता होना ही दुनिया का कीमती असासा है। ये बात जहन में रख लें वो मर्द जिनको ये बात समझ नहीं आती और वो सोचते हैं कि यार क्या मेरी बीवी ने अपनी हालत, वो देखो उसको। नहीं, ये देखो कि तुम्हारी बीवी कितनी शरीफ है, तुम्हारी कितनी इज्जत करती है, कितनी फर्मा बरदार है। बस ये बॉडी शॉडी, कल तुम्हारे पास पैसे हुए तुम अपनी बीवी को अपनी मर्जी से तराश लोगे। भाई माजरत के साथ, ये पता नहीं लोगों को ये बात कैसी लग रही होगी मेरी, अपनी मर्जी से उसके बोटॉक्स, उसके लिप्स, उसकी बॉडी का ट्रांसफॉर्म करवा सकते हो, मतलब सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अगर एक हीरे जैसी बीवी ले आओ और तुम्हारे जाने के बाद तुम दाल दे के जाओ और वापसी पे मटन पकाओ, तो समझ लो कि तुम दुनिया आखिरत हर जगह रुसवा हो गए हो। भाई ना तुम्हारी गली में कोई इज़्ज़त करेगा, ना मोहल्ले में कोई इज़्ज़त करेगा, ना कोई रिश्तेदार इज़्ज़त करेगा। अगर तुम अपनी इज़्ज़त चाहते हो तो एक इज़्ज़तदार लड़की से शादी करो, और बस कभी मत सोचो कि इसके अंदर तो नूरा फातेह वाली चीज़ें नहीं हैं, तो भाई ये बातें तुम्हें बर्बाद कर देंगी। और अगर किसी में है और उसके साथ वो इज़्ज़तदार है, उसके साथ वो शरीफ है, आपकी कदर करती है, इज़्ज़त आबरू की कदर, फिर तो और भी सोने पे सुहाग है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।